नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के प्रथम अध्याय जीव में जनन पाठ को पढ़ेंगे। साथियों, इस वीडियो के पहले हमने पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो भी पढ़ लिया है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जीवन अवधि के बारे में तथा जनन के बारे में जाना कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलैंगिक जनन के बारे में जाना कि उसमें कौन-कौन से प्रकार होते हैं अलैंगिक जनन के, और जो अलैंगिक जनन की कितनी विधियाँ होती हैं। आज की हम लोग इस वीडियो में, कल के तो वीडियो में हम लोगों ने कायिक प्रवर्धन के कायिक विधियों के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कायिक प्रवर्धन के प्राकृतिक विधि कौन-कौन से होते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ठीक है? जिसमें हम लोगों ने भूमिगत तना, कंद से तो आलू हो जाएगा, ठीक है? पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो पत्थर चट्टा यानी ब्रायोफाइलम में होता है। इन सभी प्रश्नों का चर्चा किया था। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कायिक प्रवर्धन जो है, कायिक प्रवर्धन, उसी में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को पढ़े थे, जिसके बारे में कल आपको बताया गया था कि कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं, मतलब इसकी दो विधियां होती हैं, एक प्राकृतिक विधि और एक कायिक विधि, कृत्रिम विधि। तो प्राकृतिक विधि तो कल का हम लोग पढ़ लिया, आज हम लोग कृत्रिम विधि को पढ़ेंगे। साथियों, तो आप लोग कृत्रिम यहाँ पे लिखिए और डैश देके लिखिए कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है? तो इसमें लिखिए कि वैसा कायिक प्रवर्धन जो मानव के द्वारा करवाया जाता है, वैसा 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 कायिक प्रवर्धन, वैसा कायिक प्रवर्धन जो मानव के द्वारा करवाया जाता है, वैसा कायिक प्रवर्धन जो मानव के द्वारा करवाया जाता है, वैसा कायिक प्रवर्धन जो मानव के द्वारा करवाया जाता है पौधों के कायिक भाग से, पादप के कायिक भाग, पादप के, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कि वैसा कायिक प्रवर्धन जो मानव के द्वारा करवाया जाता है उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और पैराग्राफ चेंज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं, या जैसे मैं लिख रहा हूं उस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं कि पादप का कायिक भाग, पादप के कायिक भाग, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पादप के कायिक भाग के बारे में चर्चा किया था, कौन कौन सा होता है? जड़, तना और पत्ता। जड़, तना और पत्ता, ये पौधों का कायिक भाग होता है, जड़, तना और पत्ता के द्वारा, ठीक है? इन्हीं के द्वारा क्या करवाया जाता है? पौधों में कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है, ठीक है? मतलब वैसा कायिक प्रवर्धन जो मानव द्वारा करवाया जाता है उसे पौधों के भी पादप के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ता के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जिसमें पहली प्रक्रिया यानी कि इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं कि क्या क्या कायिक प्रवर्धन में किया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले काटना यानी कि ग्राफ्टिंग इसका करते हैं, काटते हैं। उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? उसके बाद होता है, मतलब इसका कटिंग होता है, फिर ग्राफ्टिंग होता है, अर्थात दो पौधों को जोड़ा जाता है, दो पौधों को जोड़ना, ठीक है? उसके बाद की प्रक्रिया आती है इसमें दाब लगाना। अच्छा, आप लोग को बोला जाए तो आप लोग ये वाला प्रक्रिया थैलीकरण, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो केवल आप लोग कायिक प्रवर्धन में लिख लीजिए कि वैसा कायिक प्रवर्धन जो मानव के द्वारा करवाया जाता है पादप के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ता के द्वारा। जैसे कि उसको काटा जाता है पादप को, ठीक है? पादप का जो जड़ होता है उसको काटते हैं, उसका तना होता है काटते हैं, फिर दो पौधों को दूसरे पौधे के किसी भी, मतलब उसका जो शरीर होता है उसको लाकर इसमें जोड़ देते हैं और उसको दाब लगा के उसको बांध देते हैं, जिसके कारण एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है? इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब आप लोग एक टॉपिक दीजिए, पादप उत्तक संवर्धन, जो कि एक आपका लास्ट टॉपिक है इसमें अलैंगिक जनन में।
अलैंगिक जन्म का एक लास्ट टॉपिक है पादप उत्तक संवर्धन या उत्तक संवर्धन आप लोग पढ़े थे, या इसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोला जाता है। ठीक है, पादप उत्तक संवर्धन, या इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन, या इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन। प्रोपगेशन लिख करके डैश दीजिए कि किसी पादप से विभिजोत की उत्तक निकल करके किसी पादप से विभज्योतकी विभज्योतकी उत्तक निकलकर विभज्योतकी उत्तक निकल करके पोषक माध्यम में रखा जाता है, निकाल करके पोषक माध्यम में रखा जाता है, पोषक माध्यम में रखा जाता है, पोषक माध्यम में रखा जाता है, जहां अस्तक विभाजन करके अस्तक का गुच्छा बन जाता है, जहां अस्तक विभाजन करके जहां अस्तक विभाजन करके अस्तक का गुच्छा बन जाता है, अस्तक विभाजन करके अस्तक का गुच्छा बन जाता है, अस्तक विभाजन करके अस्तक का गुच्छा बन जाता है, जिसे कैलस कहा जाता है, जिसे कैलस कहा जाता है, जिसे कैलस कहा जाता है। उसके बाद कैलस को हार्मोनल माध्यम में रखा जाता है। उसके बाद कैलस को हार्मोनल माध्यम उसके बाद कैलस को हार्मोनल माध्यम में रखा जाता है। उसके बाद कैलस को हार्मोनल माध्यम में रखा जाता है, जिससे कैलस में सूक्ष्म जड़ एवं तना का विकास हो जाता है, जिससे कैलस में सूक्ष्म जड़ या तना का विकास हो जाता है, तना का विकास हो जाता है, जिसे सूक्ष्म पादप कहते हैं, जिसे सूक्ष्म पादप कहते हैं, और इसी प्रक्रिया को संवर्धन, पादप उत्तक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को पादप
उत्तक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, या सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आप लोग तो इसको पहले मिटाते हैं और इसके बारे में आप लोग चर्चा कीजिए पहले। इसमें आप लोग कुछ चित्र बना सकते हैं, देखिए क्या। यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने विभज्योत उत्तक। इसके बाद इसको पोषक माध्यम में हम लोगों ने रखा है, पोषक माध्यम की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, उसके बाद ये हार्मोन है सब। ठीक है, और इसको कैलस कहते हैं। फिर उसके बाद इसको ही क्या कहते हैं, सूक्ष्म पादप। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पादप उत्तक संवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन किसे कहते हैं। तो किसी पादप से विभज्योत उत्तक निकल करके पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोई क्या है, पादप है, पौधा है, और इसमें क्या है, ये कोई विभज्योत उत्तक है, और ये विभज्योत उत्तक को लेकर के इसके पोषक माध्यम में यहाँ पे हम लोगों ने रखा है। ठीक है, विभज्योत उत्तक को हम लोग किसमें रखे हैं, पोषक माध्यम में रखे हैं, जहां ये अस्तक विभाजन करके अस्तक का गुच्छा बन जाता है। और यहाँ पे कैसा विभाजन कर लेता है, अस्तक विभाजन कर लेता है, और यहाँ पे अस्तक का गुच्छा बन जाता है, जिसे कैलस कहा जाता है। और ये जो है यही अस्तक का गुच्छा बन गया है। यहाँ पे कौन सा विभाजन करके, ये अस्तक विभाजन कर लिया है, और अस्तक विभाजन करके यहाँ पे अस्तक का गुच्छा बन जाता है, और उसी अस्तक के गुच्छे को कैलस कहते हैं। कैलस कहिए या अस्तक की गुच्छा, अस्तक का गुच्छा कहिए, बात एक ही है। ठीक है, अस्तक का गुच्छा बन जाता है जिसे कैलस कहा जाता है। उसके बाद कैलस को हार्मोनल माध्यम में रखा जाता है, जिससे कैलस को, इसके बाद इस कैलस को किस माध्यम में रख दिया हम लोग, हार्मोनल माध्यम में। इसमें हार्मोन को हम लोगों ने क्या किया है, डाल दिया इस कैलस में। ठीक है, डाल दिया है, जिससे कैलस में सूक्ष्म जड़ या तना का विकास हो जाता है, जिसे सूक्ष्म पादप कहते हैं। जब इसमें हार्मोन, इस कैलस में हम लोग हार्मोन को डाल देते हैं, तो इस हार्मोन से इस सूक्ष्म पादप का निर्माण हो जाता है, अर्थात इसमें जड़ें आने लगती हैं या तना का विकास हो जाता है। ठीक है, जिसे सूक्ष्म पादप, इसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म पादप कहते हैं, और इसी प्रक्रिया को पादप उत्तक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि माइक्रो प्रोपेगेशन किसे कहते हैं। अब हम लोग कुछ अलैंगिक जनन के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसके नीचे आप लोग ये फिगर बना लीजिएगा, पादप उत्तक संवर्धन के नीचे।
अब आप लोग कुछ अलैंगिक जनन के बारे में लिख लीजिए, जैसे कि उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, उसके गुण क्या क्या हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, तो लिख लीजिए। ठीक है, इसको तो पहले ही लिखवा देना चाहिए था। आप लोग अगर नहीं लिखे होंगे तो पहले जो अलैंगिक जनन वाला टॉपिक है ना, उसके नीचे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं। लिखिएगा, अलैंगिक जनन एकल जनकीय होता है। अलैंगिक जनन एकल जनकीय होता है। एकल जनकीय होता है। उसके बाद लिखिएगा, जब यह एकल जनकीय होता है, इसमें केवल समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। दूसरा, अलैंगिक जनन में किसका विभाजन होता है? इसमें केवल समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। इसमें केवल समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। तीसरा, इसमें लिखिएगा कि संतति सामान्यतः आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। यदि विभिन्नता उत्पन्न हुई तो वह केवल उत्परिवर्तन तक ही सीमित रहता है। तीसरा, संतति सामान्यतः आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। आनुवांशिक रूप से जनक के, सब आप लोग को लिखवाया ही जा चुका है, लेकिन इसको एक जगह लिख लीजिए, जनक के समान होते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोग आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यदि विभिन्नता उत्पन्न होती है, अगर संतति मतलब जनक के समान नहीं होते हैं, तो केवल वह उत्परिवर्तन उसको कहा जा सकता है, यानी कि उत्परिवर्तन तक ही वह सीमित रहता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि इसमें केवल प्रजातियों के जीवों की संख्या का गुणन होता है। इसमें केवल प्रजातियों की संख्या का गुणन होता, इसमें केवल प्रजातियों की संख्या का ही गुणन होता है। उसके बाद इसमें लिखेंगे पांचवा, इसमें लिखिए, इसमें केवल प्रजातियों की संख्या का गुणन होता है। अब लिखिए कि इसमें यह अनुकूल वातावरण में सैद्धांतिक रूप से, यह अनुकूल वातावरण में सैद्धांतिक रूप से, यह अनुकूल वातावरण में सैद्धांतिक रूप से अधिक लाभदायक होता है। अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें जीवों का जीनोटाइप स्थिर रहता है। क्योंकि इसमें जीवों का जीनोटाइप, अब आगे आप लोग 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे कि जीनोटाइप किसे कहते हैं। 5वें या 6वें चैप्टर में जीनोटाइप किसे कहते हैं, फिनोटाइप किसे कहते हैं, जीन प्रारूप किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं, सब आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो लाभदायक होता है क्योंकि इसमें जीवों का जो जीनोटाइप रहता है वह स्थिर रहता है। इसमें जीवों का जीनोटाइप कैसा रहता है? स्थिर रहता है। तो आप लोग ये कुछ अलैंगिक जनन के टॉपिक हैं जिसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन के जितने भी टॉपिक्स थे वे लगभग खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग लैंगिक जनन के बारे में समझेंगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं।
चलिए अब आप लोग लैंगिक जनन लिख करके डैश दीजिए। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन लिख करके डैश दीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, लिखिए जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें दो विपरीत लिंग वाले, जिसमें जनन करने के लिए, ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें जनन करने के लिए, जनन करने के लिए, जिसमें जनन करने के लिए दो विपरीत लिंग वाले, दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, जनक की आवश्यकता होती है, जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। इसे ही जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनन करने के लिए दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, जिससे संतान का निर्माण होता है, जिससे संतान उत्पन्न होता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। उसे लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। और लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का संलयन भी होता है। और लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का संलयन होता है। ठीक है, और जो अलैंगिक जनन था उसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता था, अर्थात उसमें युग्मक का संलयन भी नहीं होता था। ठीक है, अलैंगिक जन्म, लेकिन लैंगिक जन्म में यह होता है। और जैसे कि आप लोग को इसके बारे में चर्चा किया जाए तो नर से और मादा से, नर से हम लोग, नर यानी कि पुरुष से हम लोग को नर युग्मक लेते हैं, नर युग्मक, और मादा से हम लोग क्या लेते हैं? मादा युग्मक। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। नर से कौन सा युग्मक आता है? नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। नर युग्मक कौन सा होता है जी? तो नर युग्मक शुक्राणु होता है। और मादा युग्मक कौन सा होता है? अंडाणु होता है। इसके बारे में हम लोग को थर्ड चैप्टर में जरूर पढ़ना, मतलब फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को वैसे ही टॉपिक्स को कवर करना है जिसको आगे आप लोग विस्तृत रूप से पढ़ सकें। ठीक है, थर्ड चैप्टर में इसके जनन में, उसमें भी बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। तो नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, और जब ये दोनों मिल जाते हैं और जो नर का युग्मक होता है ना, जो शुक्राणु में जो क्रोमोजोम होते हैं, वह 44+XY होते हैं। ठीक है, ये सब भी आप लोग को आगे ही पढ़ना है। और मादा युग्मक अंडाणु में 44+XX होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, तो ये किसका निर्माण करते हैं? तो ये युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज। और युग्मनज से आगे चल के कि भ्रूण, भ्रूण से आगे चल करके युग्मनज से, मान लीजिए अब यहाँ पे लिख देते हैं संतान, आगे तो इसके बारे में पढ़ना ही है। युग्मनज से संतान का निर्माण होता है। और भी आप लोग यह भी जान लीजिए कि XY क्रोमोजोम होता है और स्त्री के पास XX क्रोमोजोम होता है। जब पुरुष का X और मादा का भी X क्रोमोजोम आपस में मिलता है तो यह XX यानी कि लड़की का निर्माण होगा। और जब पुरुष का Y क्रोमोजोम और मादा का तो XY क्रोमोजोम होता है, ये जब दोनों आपस में मिलता है तो XY का निर्माण होगा, अर्थात बच्चे यानी कि पुरुष यानी लड़के का निर्माण होगा। ठीक है, तो यही अंतर रहता है। और मादा के पास पूछेगा तो केवल XX गुणसूत्र और पुरुष के पास XY गुणसूत्र
क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नर युग्मक कौन सा होता है? शुक्राणु। मादा युग्मक कौन सा होता है? अंडाणु। जब नर युग्मक और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयन करते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज से संतान का निर्माण होता है। थर्ड चैप्टर में इसको आप लोग को विस्तृत रूप से पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में जानते हैं कि लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं हैं। चलिए लैंगिक जनन की 3 घटनाएं हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। लैंगिक जनन के 3 घटनाएं हैं। लैंगिक जनन की कितनी घटनाएं हैं? लैंगिक जनन की 3 घटनाएं हैं। पहला निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना का मतलब होता है कि निषेचन यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से पहले कौन सी प्रक्रिया होती है। दूसरा निषेचन यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तीसरा कि निषेचन पश्च घटना मतलब निषेचन जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज। इन्हीं सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग निषेचन पूर्व घटना लिख करके डैश दीजिए और लिखिए। निषेचन पूर्व घटना में लिख करके आप लोग क्या करना है? डैश देना है। निषेचन पूर्व घटना और लिखिए निषेचन से पहले निषेचन से पहले होने वाले निषेचन से पहले होने वाले घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पहले होने वाले घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। और इसमें 2 घटनाओं को रखा जाता है। एक युग्मक का निर्माण, इसमें लिखिएगा आप लोग कि इसमें 2 घटनाओं को रखा जाता है। इसमें 2 घटनाओं को रखा जाता है। पहला युग्मक का निर्माण यानी कि युग्मक जनन, ठीक है। दूसरा युग्मक का संलयन यानी युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का निर्माण या और युग्मक का स्थानांतरण रखने हैं। निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि युग्मक जनन होता है, ठीक है। और अभी हम लोग युग्मक जनन के बारे में अभी रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग युग्मक जनन के बारे में यानी युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। और आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग को इस क्लास में संपूर्ण नोट्स जो कि आपकी किताब में है, ठीक है। और हाँ, आप अपना अगर एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी प्रश्न से ही आपके एनसीईआरटी का जो किताब होता है उसी से आप लोग जानते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़ते हैं, अगर कोई टॉपिक छूट जाता होगा, मान लीजिए हम तो छोड़ते नहीं हैं वैसे अपने अनुसार, लेकिन वैसे मुझसे भी गलती हो सकती है, अगर छूट गया होगा तो आप क्या कीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सा भी इसके पहले टॉपिक छूट गया है, हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।